धन्यवाद सभापति। वेरी गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट। मुझे वित्त बिल पर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने का आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा था इस सदन में कि भारत कोविड के महामारी से एक अमर पक्षी के रूप में उजागर हो रहा है। जहां एक तरफ विश्व की महाशक्तियां इस महामारी कोविड ने उनकी अर्थव्यवस्था को कुचल के रख दी, जहां कई विश्व के नेताओं ने इस कोविड के सामने अपने घुटने टेक दिए, वहीं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 महीने के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है। और केवल दोबारा पटरी पर नहीं सभापति महोदय, विकास के पहिए आगामी विकास के लिए निरंतर अग्रसर हो रहे हैं और आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। आज बड़ी गर्व की बात है कि विश्व में जो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसका 60% हमारे भारत की माटी से हो रहा है। और यह वैक्सीन एक स्वास्थ्य सेतु के रूप में हमारा भारत विश्व के सारे देशों को एक ही मोती के माले में पिरोकर एक स्वास्थ्य सेतु के रूप में भारत उभर रहा है, क्योंकि 72 देशों को हमारा भारत वो वैक्सीन निर्यात कर रहा है। आज दिन प्रतिदिन 25 से 30 लाख हमारे देश के नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अगर कहीं रचा जा रहा है तो वो हमारे भारत में रचा जाएगा। और केवल ये नहीं सभापति महोदय, आज अर्थव्यवस्था को हम देखें तो करीब करीब 96% प्री कोविड लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में भारत वह एक ही देश रहेगा पूरे विश्व में जहां हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ का अनुभव करने वाले हैं। यूके जैसा देश केवल 4.5% तक सीमित रहेगा, फ्रांस केवल 5.5% तक सीमित रहेगा, यूएस केवल 6 से 7% तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत में 11 से 12% घरेलू विकास की दर की वृद्धि हम अनुभव करने वाले हैं अगले वर्ष में। और यह आगामी जीत का पहला पड़ाव है। वो ग्रीन शूट्स हम देख रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री जी कह रही थी, पिछले तिमाही में 0.5% घरेलू उत्पादन की दर की वृद्धि हम देख चुके हैं। और अब मैं मानता हूं कि हमारा भारत दोबारा पीछे नहीं देखने वाला। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे याद आ रहे हैं और उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अनकोट। और यही हमारे सरकार का मूल मंत्र है। अंग्रेजी में एक कहावत है सभापति महोदय कि स्मूथ सीज डोंट मेक स्किलफुल सेलर्स। और यह असलियत है। सरकार की असली पकड़, सरकार की असली क्षमता, सरकार की असली इम्तिहान तब होती है जब हम लोग एक तूफान से निपटकर भारत के 130 करोड़ जनता की रक्षा हम लोग कर पाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस समय का इस्तेमाल करके एक सुनहरा अवसर के रूप में केवल रिफॉर्म की छड़ी नहीं लगाई, लेकिन रिफॉर्म की छड़ी के साथ साथ उतना ही आवश्यक था कि इस महासंकट के समय में अधिक से अधिक खर्चा हम लोग करें
ताकि लोगों को इस मंदी के दलदल से हम लोग उभार पाएं। संसाधन की कमी जरूर रही हो, लेकिन संबल देने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। 5 मिनी बजट की घोषणा, अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा डिमांड, सत्य है, डिमांड उत्पन्न करना है, और उसी लक्ष्य के साथ हमारी वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 मिनी बजट की घोषणा, उसके बाद बजट, उसके बाद वित्तीय बिल, 8 महीने के अंदर 27 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 14% देश की आम जनता के खर्चे के लिए अपने शासन के आधार पर आवंटित किया। और यह वही सरकार कर सकती है जिसका प्रण, जिसका पथ अंत्योदय हो, जिसकी सोच विचारधारा, जिसकी वास्तविकता दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का उत्थान हो। आज बात की गई एग्रीगेट डिमांड के बारे में। जरूर जब आर्थिक संकट आता है, और महामारी जैसा आर्थिक संकट तो इस विश्व के इतिहास में किसी देश ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा, और जब ऐसा महासंकट आता है उसका प्रभाव जरूर एग्रीगेट डिमांड पर पड़ता है। पर मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, कि जिस बुद्धिमत्ता के साथ एक बजट, एक फाइनेंस बिल उन्होंने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि हमारे देश के गरीबों के पॉकेट में, हमारे देश के किसानों के पास पहुंच पाए, हमारे देश के महिलाओं के पास पहुंच पाए। बात की गई थी यहां डिमांड के बारे में। गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ 40 करोड़ गरीबों के खाते में पहुंचाया गया हमारी सरकार के द्वारा। 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क अनाज लॉकडाउन के तहत, ताकि उनके चूल्हे उस समय में भी हम चला पाएं। 5,000 करोड़ 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वालों के लिए आरक्षित किए गए, और 3 महीने हमारे 20 करोड़ महिलाओं को अधिक से अधिक राशि मिल पाए, 1,500 रुपए एक एक महिला के खाते में पहुंचाया गया। यह संवेदनशीलता का परिचय है सभापति महोदय। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा उदाहरण है कि इनकम टैक्स के रेट्स में 1% बढ़ोतरी भी नहीं की गई। बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे बजट के पहले, मैं भी सुन रहा था, मेरे विपक्ष के साथी भी सुन रहे थे। आपातकाल की स्थिति है, कोविड टैक्स लागू किया जाएगा, गरीब के पॉकेट पर और बोझ दिया जाएगा। लेकिन देश के गरीबों की तरफ से मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस बजट में 1% टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई। और केवल वो नहीं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी, खर्चा की कोई चिंता नहीं की गई, पूरा खर्चा किया गया। फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक भी बढ़ पाए, लेकिन पूरा खर्चा किया गया ताकि मांग बढ़ पाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो पाए। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी? सभापति, आंख मूंद कर विरोध करना, क्या ये विपक्ष की भूमिका है? रिफॉर्म्स पर टीका टिप्पणी आप जितना भी करो भैया, आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी क्षमता रखनी होगी हमारी बात सुनने के लिए। आपकी भी पीड़ा बहुत है। क्या हमारा दायित्व विपक्ष का यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए? अब बयानबाजी बहुत होती है विपक्ष के द्वारा सभापति महोदय, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स। क्या है मोदी टैक्स? इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, हाँ मैं मंत्री था, प्लीज मैं था, और बोलिए, मैं मंत्री तो जरूर था। 2013-14 में 5 लाख का आय
जो व्यक्ति के पास था उसको 30,000 रुपया टैक्स में देना होता था, और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप शुरुआत करते हैं उनको 1 साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। और जो छोटे लोग अपने घर खरीदते हैं, होम लोन्स के लिए जो 1.5 लाख रुपए की रियायत दी जाती थी, उसको भी 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आम आदमी की पीड़ा की बात करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती, ठोस कदम उठाने से उनकी पीड़ा कम होती है। एक मशहूर अर्थशास्त्री जिसे विश्व भर के इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि आर्थिक संकट के समय में उस चक्रव्यूह से अगर हमें निकलना है तो ज्यादा से ज्यादा खर्च हमें अधोसंरचना में करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इससे डिमांड बढ़ता है। और वही एक कॉन्सेप्ट, वही एक सोच, वही एक विचारधारा हमारी सरकार ने बजट और वित्तीय बिल में अधोसंरचना को मूल मंत्र मानकर दोनों सामाजिक बुनियादी ढांचा और भौतिक मूल ढांचा दोनों को प्राथमिकता दी। जैसे सड़कों के क्षेत्र में, पावर ग्रिड के क्षेत्र में। और सदन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के तुलने में इस बजट में पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% वृद्धि हमारी सरकार लेके आई है। 4,12,000 करोड़ से 5.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल किया जाएगा। डिमांड स्टेप, जो मांग की जा रही थी डिमांड के बारे में, ये 34% कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ वो डिमांड को लेके आएगा। हम लोग सड़कों के क्षेत्र में बात करें, 2013-14 में सड़क परिवहन विभाग के लिए आवंटन किया गया था 33,264 करोड़ रुपए। इस साल के बजट में सड़कों के क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है 1,08,000 करोड़ रुपए, 3 गुना ज्यादा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी हम देखें, क्योंकि कोविड का समय है, 2013-14 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपीए सरकार ने आवंटित किया था 33,280 करोड़ रुपए। और इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने आवंटित किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए। 6 साल के अंदर सभापति महोदय 570% वृद्धि। और केवल यह नहीं, जहां एक तरफ आयुष्मान भारत था, उसी के साथ बजट में एक नई स्वास्थ्य की योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति लाई गई। 35 वर्ष बाद शिक्षा की प्रणाली के बारे में मेरे साथी मनोज झा जी कह रहे थे, यह नई शिक्षा नीति उस शिक्षा की प्रणाली को एक अग्रसर नई सोच विचारधारा के साथ आगे बढ़ाएगा। और केवल यह नहीं, लेकिन कृषि के क्षेत्र के बारे में भी बहुत चर्चा की गई और बार बार चर्चा की जाती है और होना भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, जो लोग आज यहां सदन में उठकर कृषि और किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट 2004 में उस समय की सरकार को पेश की गई थी।
मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग किसानों की दुहाई की आज बात यहां उठ के चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, 10 साल सरकार में रहकर स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? 10 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में। प्लीज जब सच्चाई बोली जाती है, सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर, सभापति महोदय, मैं आपको ही देख रहा हूं, मैं आपके प्रति देख रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, डोला जी, प्लीज सभापति महोदय, मैं आपके तरफ ही देख रहा हूं, एंड आई एम नॉट यील्डिंग। जब सच्चाई बोली जाती है तो थोड़ी मिर्ची तो लगती ही है। और मैं समझता हूं। और एमएसपी की बात की गई यहां। एमएसपी, मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है 6 साल के अंदर। एमएसपी की लागत 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है 6 साल के अंदर। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं के भुगतान में यूपीए सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय में गेहूं के लिए 23,880 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष में 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, 2.5 गुना ज्यादा। हम दालों की बात करें, उठ के बहुत बात किया जा रहा है किसानों के बारे में। मुझे तो आश्चर्य है जब ये आंकड़े मैंने देखा है सभापति महोदय कि 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपए का भुगतान, और इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान, 40 गुना ज्यादा। कपास की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, कपास का उत्पादन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। 2013-14 में कपास के किसानों को भुगतान, कराड़ साहब बैठे हुए हैं यहां, कपास का भुगतान 90 करोड़। और आज इस वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को भुगतान 25,980 करोड़ रुपए, 300 गुना ज्यादा। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया है। प्लीज, फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जो 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज, कराड़ जी, प्लीज सिट डाउन। कराड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल ऑनरेबल मेंबर, एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं खोलूंगा अपना मुंह। प्लीज टेक योर प्लेसेस, एक्सेप्टिंग द ऑनरेबल मेंबर, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका जी, ये प्लीज। तो वसूली कर रहे हैं गरीब लोगों से, रेस्टोरेंट वालों से, प्लीज एड्रेस द और चेयर। 15 लाख की बात करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर प्लीज। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है, उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है।
वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर पेट्रोल और डीजल का। ऑनरेबल मेंबर प्लीज एड्रेस द चेयर। यहां सिंधिया जी आप लोग सरकार प्लीज को टेक योर दुहाई दे रहे सीट। हो और ऑनरेबल अपने मेंबर आप प्लीज तो टेक योर कदम नहीं सीट। उठाते। और यही इतना कहना चाहता हूं प्लीज एड्रेस आपको द चेयर सभापति सिंधिया जी। महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। जिनके प्लीज 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 ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सभापति महोदय, विषय यह है कि कृषि के क्षेत्र में भी आयात के कुछ वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जरूर हमने लागू किया है और उसका कारण है ताकि कृषि की अधोसंरचना में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएं, उत्पाद के फूड वैल्यू चेन में हम किसानों को आगे बढ़ा पाएं। और सरकार ने यह नीति बनाई है कि अधोसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव हो सकती है। और मकान अगर मजबूत करना है सभापति महोदय तो उसकी नींव मजबूत होनी ही होगी। और इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने वक्तव्य में सरकार के बजट के बारे में कहा है, एंड आई कोट, द यूनियन बजट राइटली फोकसेस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ए फुल्ली इंप्लीमेंटेड can help increase India's growth potential. We welcome the Indian government's budget's focus on growth, unquote. अब सिर्फ डिमांड बढ़ाने से सभापति महोदय हमारा कार्य समापन नहीं होता। डिमांड के साथ साथ हमें सप्लाई साइड और उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा। और यही मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी भी, MMT, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी भी इसी का वकालत करता है कि अधिक से अधिक गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हर देश को करना होगा रोजगार उत्पन्न करने के लिए। और यही एक संतुलन वित्तीय बिल में हम देखते हैं जहां डिमांड साइड मेजर्स एंड सप्लाई साइड मेजर्स का हम संतुलन देख रहे हैं। अब सप्लाई साइड में हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक मुख्य अंग होता है। 2014 में भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 पर था और पिछले वर्ष भारत का रैंक 63 पर पहुंच चुका है और आज भी विकास और प्रगति कर रहा है। हमारे MSME सेक्टर के लिए, छोटे मध्यम लघु उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का सरल ऋण उपलब्ध हमारे द्वारा कराया गया है। और MSMEs का भी 14 साल बाद उनकी परिभाषा बदली गई है इसी सोच और विचार के आधार पर कि आज का SME कल का MNC बन सकता है। हम चाहते हैं कि एक सिस्टमिक परिवर्तन हो और वो सिस्टमिक परिवर्तन तभी संभव हो पाता है जब हम जटिल टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर्स को हम लोग सरल बना पाएं। FDI, बिजली, इंश्योरेंस, रक्षा के क्षेत्र में हम ले आए हैं। GST का क्रियान्वयन हुआ है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, और इन सभी दूसरे अंगों का एक ही मकसद है और वो है कि व्यवसायों को दक्षता या इफिशिएंसी में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएं। अब इफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस की हम बात करें तो यह किसी भी संस्था या सरकार की नींव होनी चाहिए। मार्केट में अगर सर्वाइव करना है
तो दक्षता और कंपेटिटिवनेस के बिना हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। और यही कारण है क्योंकि इफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस में कमी हुई कि आज हमारे कई पीएसयूज एसेट के बजाय में आज लायबिलिटी बन चुके। और इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है सभापति महोदय कि 5 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का विनिवेश करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस पर भी बहुत विरोध और चिंता लायज है। लेकिन विरोध की परिभाषा मैं समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि 2007 में जब यूपीए सरकार ने अपना नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया था, मैं सुन रहा था अभी मेरे भाई राजीव जी को, दीपेन जी को, प्रफुल्ल पटेल जी को, और प्रफुल्ल पटेल जी ने तो कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, पर मैं नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक अंश पढ़ना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो। एंड आई कोट, द यूपीए विल इंडक्ट प्राइवेट इंडस्ट्री टू टर्न अराउंड कंपनीज दैट हैव पोटेंशियल फॉर रिवाइवल। यूपीए सरकार निजी निवेश को लाएगी सरकारी कंपनियों में। द यूपीए गवर्नमेंट बिलीव्स that privatization should increase competition, not decrease it. यूपीए सरकार की विचारधारा है कि प्राइवेटाइजेशन के आधार पे ही कंपटीशन इंक्रीज होगा। Honorable members, honorable minister, please continue. Honorable Jairam ji, honorable member, please continue. Please continue. एक होने में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Jairam ji, please, honorable minister, please continue. सभापति महोदय, मैं रिपीट करूंगा, because these lines are worth repeating for all that we have been hearing for the last 3 hours from there. The UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival. Sentence number 1. Sentence number 2. The UPA government believes that privatization should increase competition, not decrease it. Sentence number 3, most important. Public sector companies and nationalized banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors. Unquote. अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें सभापति महोदय। Honorable Jairam ji, please. Honorable member, please. इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं इनके सामने क्या कह सकता हूं? Please address the chair. Please, Jairam ji. अब जो ऑथर है वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऑथर हूं। चलिए, अब सभापति महोदय, 1991 से 96 तक इनकी क्या रिकॉर्ड रही? डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 9,961 करोड़। कितने कंपनी बेचे? 31 कंपनी बेचे। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, बीएसएनएल। अगला कार्यकाल 2004 से 2009, मैं वहां आ रहा हूं। 2004 से 2009 8,516 करोड़। कौन से पीएसयूज बेचे? एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। Let him complete. Jairam ji, डिसइन्वेस्टमेंट, please. डिसइन्वेस्टमेंट। See, he's making a statement. Jairam ji, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? Jairam ji, आप इतने उत्तेजित मत होइए जयराम जी। इतने उत्तेजित मत होइए। विनिवेश तो 2004 से 2009, फिर आइए आप 2009 से 2014, 1 लाख करोड़ का विनिवेश। कौन सी कंपनीज? ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश होता है। Honorable member, ऑयल इंडिया लिमिटेड। Jairam ji, honorable member, please address. सभापति महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ विनिवेश 2009 से 2014।
ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्र केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, BHEL। इसके बाद हम यहां भाषण सुन रहे हैं। जयराम जी रूल 235 इंटरप्ट नहीं करते। अब इतने उत्तेजित हो रहे हैं सभापति महोदय, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार आपके अधूरे सपने को ही पूरा कर रहा है। अब विनिवेश का कारण क्या होना चाहिए सभापति महोदय, यह मूल मंत्र है जिसमें मुझे लगता है आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। कैपिटल एसेट्स का विनिवेश तभी होना चाहिए जब सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना और मानव संसाधन का विकास हम लोग कर पाएं, ताकि उस विनिवेश के आधार पर जो निवेश सरकार करेगी उससे नए कैपिटल एसेट्स सरकार और देश में हम पैदा कर पाएं। और इसलिए इस सरकार की सोच और विचारधारा है सभापति महोदय कि विनिवेश देश बेचने की नहीं, देश बनाने और बढ़ाने की नीति है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है क्योंकि यहां सरकार इस कोरोना के महामारी के वातावरण में आपदा में विकास के अवसर ढूंढ रही है, और मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि विपक्ष वहां बैठकर आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। अब वास्तविकता यह है सभापति महोदय कि केवल PSUs को खोखला इन्होंने नहीं किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का भी यही हाल हुआ। कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं। 2010 से 2015 तक महंगाई का दर, जो आज महंगाई की बात की जा रही है, उन 5 सालों में महंगाई का दर 10% होता था। और मोदी जी की सरकार से 2015 से आज तक महंगाई का दर एवरेज 4% रहा है। महंगाई की दर की हम बात करें, बैड लोन्स की हम बात करें, पुरानी कहावत है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। जो बैड लोन्स की प्रक्रिया की शुरुआत हुई वो यूपीए सरकार के समक्ष हुई थी, और जो पूर्व RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी, जिनको मेरे कांग्रेस के साथी बार बार कोट करते हैं, उनका ही कोट मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं। मोस्ट बैड लोन्स वर फ्रॉम द यूपीए ईरा। और जो पार्लियामेंट्री पैनल को हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, मैं कोट करता हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ द बैड लोन्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ 2006 to 2008 अनकोट। सरकार कौन किसकी थी उस समय? इसका जवाब इनको देना होगा, और अपनी गलतियों का पोथा दूसरे पर मल देने की आदत से उभरना होगा विपक्ष को भी सभापति महोदय। अब प्रश्न यह है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारत जीवन बीमा निगम, जिसकी हिस्सेदारी मैं मानता हूं कि देश का हर नागरिक अगर उसका हिस्सेदार बनेगा तो उसे गर्व महसूस होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी सोच के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के लिए आवश्यक विधेयक संशोधन 27 संशोधन इस वित्तीय बिल में हम लोग लेके आए हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा कि हर खाता धारक और आम जनता को निवेश करने का मौका उस LIC में मिलेगा। दूसरा फायदा कि प्राइवेट पूंजी का प्रवाह बढ़ेगी, जो आज समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा सभापति महोदय कि LIC में भी जो बाकी विदेशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जवाबदेही और पारदर्शिता है, वो पारदर्शिता और जवाबदेही भी IPO के बाद LIC में हम लोग ला पाएंगे। इसकी भी बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे चिंता उठी हैं इस सदन में भी, और जायज है।
पर उन सभी चिंताओं पर विराम वित्त मंत्री जी ने लगाया जब उन्होंने कहा कि आईपीओ के बाद भी बहुसंख्यक शेयरधारक सरकार ही रहेगी और एलआईसी कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण भी सरकार के पास ही रहेगा। इसके साथ एक और चिंता है जो मेरे साथियों ने उजागर नहीं किया, लेकिन मैं उजागर करना चाहता हूं। अनुच्छेद 37 के आधार पर, जो एलआईसी एक्ट का अनुच्छेद 37 है, उसमें एक सॉवरेन गारंटी का प्रावधान है कि खुदा न करे लेकिन अगर कहीं भी डिफॉल्ट हो तो हर खाता धारक का पैसा सरकार चुकाएगी। और यह विश्वास इस सदन में वित्त मंत्री जी ने दिलाया है कि वो अनुच्छेद 37 सॉवरेन गारंटी का वादा बरकरार है और अधिकार एक एक खाता धारक का सुरक्षित रखा जाएगा। यह सरकार का प्रण और संकल्प है। इस वित्तीय बिल में सभापति महोदय एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार की चाहत है कि टैक्स सिस्टम को हम जड़ से मजबूत करें और इसके कोई पहलू हम लोगों को देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी के माह में जीएसटी कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रहा, जो राजस्व संग्रह में इतिहास में सबसे अधिक आज तक रहा है। और यह इसलिए नहीं हुआ सभापति महोदय क्योंकि हमने टैक्स रेट बढ़ाई, यह इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने दक्षता बढ़ाई है, इफिशिएंसी बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके, कर की चोरी कम करके, और उसी के साथ दूसरा अंग है कि देश में लगभग आज 4,83,000 कोर्ट में टैक्स के केस अभी भी विलंबित हैं। और इस मुश्किल को भी पार करने के लिए 21 जनवरी 2021 तक 1,20,000 लोगों ने विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत 95,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट्स का समाधान करके सरकार को वो राशि उत्पन्न करने का काम किया है। हमारी सोच और विचारधारा यह भी है कि करदाताओं की संख्या हमें बढ़ानी होगी, जो टैक्स जीडीपी रेशियो की बात की गई। पर हमारी सोच यह भी है कि संस्कृत में एक लघु सूत्र है कि अति सर्वत्र वर्जयते, कि अति करने से भी कभी कभी हानि हो जाती है। और इसलिए टैक्स फ्रेंडली मेजर्स को आगे लेते हुए विवाद से विश्वास नीति की तरह एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बनाई गई है, ताकि छोटे करदाताओं को अपीलीय प्रक्रिया से गुजरे बिना मामलों का समाधान हम लोग कर पाएं। टैक्स असेसमेंट में भी बहुत तरीके से चेंजेस हमने लाए हैं, जैसे 6 साल से 3 साल टैक्स असेसमेंट की अवधि हमने कम की है। टैक्स कंप्लायंसेस को भी सरल बनाने की कोशिश की है। 5 करोड़ के टर्नओवर जिन लोगों के 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको ऑडिटेड टैक्स स्टेटमेंट्स अकाउंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। उसकी अवधि को हमने 10 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी तक भी बढ़ा दी है। तो हमारी सोच और विचारधारा है कि सरलता हम लोग लाएं, पारदर्शिता हम लोग लाएं। और जब पारदर्शिता की बात की जाती है, मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि इस बजट में और वित्तीय बिल में जो पारदर्शिता हमें देखने को मिली है, चाहे फिस्कल डेफिसिट के बारे में जहां 9.5% हमने दिखाया है, चाहे फूड सब्सिडी के बारे में, जो फूड सब्सिडी का जो लोन मिलता था एनएसएसएफ के द्वारा, वो कभी भी बजट में दिखाया नहीं जाता था। इस साल पूरा फूड सब्सिडी बिल दिखाकर 9.5% हमने फिस्कल डेफिसिट दिखवाया है, ताकि जनता को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पारदर्शिता हमने भेंट की है। इसी के साथ जो ऑफ बजट बोरोइंग्स होते थे सभापति महोदय, यूपीए सरकार के समय में कोई भी ऑफ बजट बोरोइंग्स बजट स्टेटमेंट में दर्शाया नहीं जाता था। उदाहरण के तौर पर जो ऑयल बॉन्ड्स खरीदे जाते थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी बकाया राशि देने के लिए, कभी उनका उल्लेख बजट में नहीं किया जाता था। इस साल उन ऑयल बॉन्ड्स की भी पूरी राशि बजट में दिखाई गई है और यह पारदर्शिता का एक परिचय सरकार के द्वारा दिया गया है। यह वित्त बिल 2021 सभापति महोदय
एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण वातावरण में हम लोग ने तैनात किया है। और मुझे विश्वास है कि कोरोना एक सेटबैक देश के लिए, विश्व के लिए हुआ है, पर विश्व और देश इसे सेटबैक के रूप में नहीं, लेकिन इसे रीसेट के रूप में देखेगा। और इसके कई उदाहरण हैं। एक नई सोच, एक नई नीति, एक नई कार्यशैली लेकर हम लोग आगे आए हैं। 1939 में जब ग्रेट डिप्रेशन दुनिया में आया था, उस समय एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का परिचय विश्व में किया गया था। 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी थी। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना काल से जैसे हम उभर रहे हैं, उस रीसेट बटन के साथ हमारी सोच में, विचारधारा में, प्राथमिकताओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और एक पैराडाइम शिफ्ट को एक जनता का मुख्य अस्त्र बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं सभापति महोदय कि देश के लिए नीति नहीं बनती, देश के लिए नीति बनती है, नीति के लिए देश नहीं। और आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और उसी के आधार पर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। 2021 2013 का भारत नहीं, आज भारत को मान सम्मान के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में देखा जाता है। विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का एक सम्मानजनक जगह आज स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और मुझे विश्वास है कि ये वित्तीय बिल जो दमदार शुरुआत और दूरदर्शिता के साथ पेश किया गया है, RRR रिफॉर्म, रिलीफ और रिफ्रेश की जुगलबंदी के साथ भारत का नया एक ऊर्जा की शुरुआत करेगी। हमारी सरकार का संकल्प है सभापति महोदय, 3 लाइनों से मैं अपनी इस भाषण को समाप्त करता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि आरजू बस यही है, आरजू बस यही है मेरे हर सांस देश के नाम हो। आरजू बस यही है कि हमारी हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। आरजू बस यही है मेरा हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो। धन्यवाद।